अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ। नाजरीन, हमारी अक्सर ये कोशिश होती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, या इवन हमारी जो ऑनरेबल लोअर जुडिशरी है वहाँ से भी कोई अगर जजमेंट या कोई लीगल पॉइंट आए तो उसको अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए। आज भी हम बात करेंगे एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है जिसके अंदर अगेन मंसूर अली शाह साहब ने, हमारे जस्टिस है ऑनरेबल, उसके अलावा अतर मुन्ना साहब पर मुश्तमिल एक बेंच था, उन्होंने औरतों के हकूक़ के बारे में और जो है वो उनकी जो लाइबिलिटी हमारे माशरे के ऊपर जो है वो मर्द पर है, बतौर हस्बैंड है या फादर पे है या भाई पे है, उसके मुतल्लिक़ ये जजमेंट जो है वो गिर्द घूमती है, उसके ऊपर बात की है। तो हम भी आज इसी का तस्करा करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मंतक क्या है, क्या इलाकी तौर पर ये ठीक है या फिर रिलीजियसली जो है वो इंटरप्रिटेशन इसकी मुख्तलिफ आती है। दूसरा हम बात करेंगे कि एक पिटिशन फाइल हुई है इमरान खान साहब की तरफ से, उन्होंने प्ली ली है कि जनाब जो हमारा केस है 190 मिलियन पाउंड का, उसको जल्दी जो है वो फिक्स किया जाए और उस पर समाअत की जाए। हमारा जो एक तो ये केस है 190 मिलियन पाउंड का, लेकिन ओवरऑल हम अपने एक जुडिशल सिस्टम के अंदर जो अक्सर लोगों को एक शिकायत रहती है कि केसेस जल्दी डिसाइड नहीं होते, सिविल मैसिलिनियस फाइल करनी पड़ती हैं, क्रिमिनल फाइल करनी पड़ती हैं, उसको भी हम थोड़ा सा इसी पैराई के अंदर जो है वो जांचने की कोशिश करेंगे क्या या क्यों जो है हमारे केसेस जो हैं वो पाइलअप होते रहते हैं अदालतों के अंदर और डिसीजन जल्दी क्यों नहीं आता। अगर कोई गलत है कोई ठीक है तो उसके अंदर क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर भी तस्करा करेंगे। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह साहब की दी गई जजमेंट। आज इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब औरतों के जो एक अपॉइंटमेंट है, जो ऐसा कोटा है जो कि सिर्फ इस सूरत के अंदर आता है कि जनाब अगर कोई भाई फोत हो गया है तो उसकी सिस्टर को जो है उसकी जगह पे नौकरी मिल जाएगी। इस तरह का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक केस था जिसके अंदर जो है वो जाहिदा परवीन नामी खातून जो है, जो एक स्कूल टीचर जिनको कोटे के सिस्टम में मिला, उनको बाद के अंदर विदाउट शोइंग काज एनी नोटिस उनको हटा दिया गया सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने शादी कर ली है और अब वो पहले जो उनका स्ट्रक्चर था फैमिली का, उससे जुड़े अफराद से, उससे जुड़े जो मर्द हजरात हैं उनसे वो इस्तेफादा नहीं ले सकती। गुमन साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। नाज़िर खालिद गुमन साहब आप पहले मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट हम उनको लेते थे। अब जो है वो माशाल्लाह बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल उनकी तैनाती गालबन पिछले हफ्ते के अंदर हुई है, उसके ऊपर हम उन्हें बहुत मुबारकबाद भी देते हैं और पूछना भी चाहेंगे कि अब वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो किस तरह से जो जारी रखेंगे, क्या उनके ज़हन के अंदर है। खालिद साहब पहले थोड़ा सा अपनी पोस्ट के बारे में बता दें, फिर टॉपिक पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब आपकी मोहब्बतें हर हाल में शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट है, बट आई हैव टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन मल्टी डायमेंशनल एज वेल, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है और स्पेसिफिकली जो कंजक्चर आता है वो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। ठीक। तो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है इसमें वो उसका उनकी हद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हद तक उसका वो जो है स्कोप ख़त्म हो जाता है और अदर दैन आप प्राइवेट पार्टीज़ में वो लिटिगेशन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोशिश करूँगा अल्लाह ताला की रहमत से कि जो कॉन्फिडेंस मुझ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और मेरे बड़े लीडर्स ने, स्पेसिफ़िकली आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने जो विद रेफरेंस ऑफ राना ज़फ़र इकबाल साहब मुझ पर एतमाद किया है, मैं उसको पूरा करूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मुझे टॉपिक पे हम आते हैं, उस पर मुझे बताइएगा, आपने सुना है ये जजमेंट जो पढ़ी है वो आप समझते हैं कुछ इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि जो इस्लामिक हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उससे जो है वो थोड़ा सा डिविएट करती है, इखलाकी तौर पर शायद ठीक हो सकती है, किस तरह से देखते हैं आप इसमें? ना बट साहब 2-3 पर्सपेक्टिव हैं इसके। वैसे दोनों मोहतरम जजेस साहब बहुत ही ऑनरेबल और लॉ की लैंग्वेज को बहुत अच्छा समझते हैं। ये एज वेल मोहतरम शाह साहब भी इस्लामाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं और उस पर जो बेस्ट पॉसिबल उनके नज़रियात हैं या फैसला जात हैं वो देने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बराबरी के हकूक़ को भी उन्होंने डिस्कस किया है। इसमें उन्होंने औरत की जो एक डेफिनेशन है उसको मर्द के बराबर खड़ा करके
तो उन्होंने उसको भी डिस्कस इस तरह से किया है कि अगर वो किसी दूसरी फैमिली में चली जाती है, वो बतौर शादीशुदा होने के या किसी और तो कोई तरीक़ाकार नहीं, इसी पे शादी होने के बाद वो चली जाती है, जिस तरह इसमें भी कि बाप फौत हुआ, कर्क का मामला है ये जाहिदा परवीन, तो टीचर बनी, तो उसके बाद जब ये नौकरी मिली और वो चली गई अपनी शादी होने के बाद दूसरी फैमिली में, तो गवर्नमेंट ऑफ KPK ने, खैबर पख्तूनख्वा ने इनको उस नौकरी से महरूम कर दिया। ठीक, देखें बात यह है कि अगर इक्वलिटी की हद तक जाए तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ कि उस हद तक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन इसके पैरेलल हम अगर आ जाए ना आर्टिकल 212 पे कानूनी तौर पे, तो ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ठीक, क्योंकि देखें 212 में मैं इनके भी कई फैसला जात पड़े हुए हैं, इन मोहतरम मंसूर अली शाह साहब के भी और भी जजेस, ब्रदर जजेस ने बड़े बड़े अच्छे फैसला जात दिए हुए हैं जी। लेकिन 212 एक ऐसा उन्होंने सहीफा बनाया है कि जो स्टेट एक्टिविटी कर चुकी है ना, आप उसके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते। ठीक, वो स्टेट जो है एम्पावर्ड है कि जो वो ऐसा लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रूल्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए वो जो भी एक्ट करती है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, बड़ी एम्बिगुअस चीज़ लगती है, क्योंकि अक्सर तो गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं उनको तो गुमन साहब हम कोर्ट में चैलेंज भी करते हैं और ग्रीवेंस भी उन्हीं के अगेंस्ट आता है। तो अगर ये 212 की बार जो आप बता रहे हैं, इसको अगर जो है वो एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन दे दी जाए तो फिर तो गवर्नमेंट का कोई हम नहीं कर सकेंगे उस तरह, क्या कहेंगे? नहीं, देखें बात यह है कि एक सिस्टम चलाने के लिए हम लोग जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि स्टेट के रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं उसमें कई मामला ऐसे होते हैं कि जिसमें बाज़ औक़ात चीज़ों को करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए आपको जो बाज़ हुकूक हैं उनको मुअत्तल करना पड़ता है। ठीक ठीक, वो सब्जेक्ट टू द लॉ, वो सब्जेक्ट टू द लॉ, सब्जेक्ट टू द सिचुएशन, और लेकिन गो कि ये एक बिल्कुल ही अलहदा चीज़ है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखनी है कि इसी तरह का एक फैसला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया है। ठीक, इसमें जो सिविल सर्वेंट रूल्स हैं इसके 1974 के, जिसमें अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन रूल्स हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसमें एक स्टैट्यूटरी उन्होंने तब्दीली की है 17A, जिसमें बाप की अगर औलाद है, बाप नौकरी से फारिग हो गया है, कंपैशनेट ग्राउंड पे उसके बेटे को अपॉइंट किया गया है, तो उस चीज़ को उन्होंने इस हक को विदड्रा कर लिया। अच्छा, अब नहीं मिलेगी। 17A जो है ना बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया, उसको ओमिट कर दिया गया है टोटली, जिसको चैलेंज किया गया था आसिम हफीज साहब की अदालत में, मिस्टर जस्टिस आसिम हफीज साहब की। उन्होंने इस एक्टिविटी को, इस एक्ट को जो उन्होंने ये इसको ओमिट किया है, उसको बिल्कुल उससे एग्री किया है। ठीक ठीक ठीक, उसको बिल्कुल असेल नहीं, उसको एग्री किया है कि बिल्कुल ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कि आप एक बंदा फर्ज करे अनपढ़ है, वो मुकाबले के इम्तिहान में नहीं बैठता और सिर्फ उसके पास ये ग्राउंड है कि वो एक साबिक मुलाजिम का बेटा है और उसको वो नौकरी दे दी जाए, वो कोटा सिस्टम जो है वो एक इंतहाई एक डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं पॉइंट आया बड़ा अच्छा, मैं अब मामले को आगे लेके चलता हूँ। नाज़रीन, बैरिस्टर असद मुनीर आप पहले भी प्रोग्राम में बेशुमार सफा देख चुके हैं, एक गहरा और बेलाग तबसरा करते हैं और कानूनी जो है वो दानिश के मालिक हैं, उनसे भी पूछते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने भी बात सुनी है, अब थोड़ा सा हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। जो खालिद गुमन साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मरूसी जो आप कह लें कि जॉब दर जॉब सिर्फ उसको मिलेगी, उसके बेटे को मिलेगी। थोड़ा सा मुझे इसके अंदर एक डिफरेंस नज़र आता है कि औरत की जो जजमेंट है और ये जो बात है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। आप समझती हैं ऐसा ही है कि ये दोनों एक ही चीज़ है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं खालिद गुमन साहब को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, और दूसरा सर मेरी गुजारिश ये है कि मैं खालिद गुमन साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस बात का। अब सर इसमें जो बात कंसिडरेबल है वो ये है कि इक्वालिटी की बात हम बहुत सारी जगह पर तो कर सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स में तो इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से हम डेविएट नहीं कर सकते। जिस तरह अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो फिर किसी दौर में ये ना हो कि हम इक्वालिटी को असेस करते करते बेटी का हिस्सा भी बेटे के बराबर कर दें प्रॉपर्टी में, इक्वालिटी तो फिर ही फॉल करती है इसमें। अब इसमें सर गुजारिश ये है कि ये जो जॉब स्पेसिफिक मैटर है ना, ये एक तो इनहेरिटेंस नहीं है। अगर एक आदमी एक जॉब कर रहा था
और वो करते हुए नौकरी से फारिग कर दिया गया, या उसकी कोई डेथ हादसा हो हो गई, गया, किसी को कोई हादसा हो शहादत गया, हो कोई गई। शहादत हो गई किसी वजह से, तो बजाय इसके कि हम उस आदमी की जो फैमिली है उसको सपोर्ट करें, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेंशन बेवा को मिलती है, जी ठीक है, बेवा को पेंशन भी मिल जाएगी, हम जो सोसाइटी के यूज़फुल मेंबर हैं उनको ज़ाया कर रहे हैं दो तरह से। ठीक। एक, हम उनको इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं कि हम उनके बच्चों को इस बात का सहारा दे रहे हैं कि आप बेशक काम ना करें, उधर जो कंपटीशन में आपके पास जो है वो 25 करोड़ लोग आपके मुकाबले पे कंपटीशन में मौजूद होंगे, उनमें से आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, बिकॉज़ आप जो हैं वो इस सीट के लिए इस वजह से क्वालिफाई करते हैं कि आपके वाले साहब इस सीट के ऊपर कभी बैठा करते थे। ठीक ठीक। तो इन एनी केस एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट नहीं करेगा, वो बच्चा या बच्ची कभी भी अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं करेगा, अपने अंदर वो स्किल ही डेवलप करने की कोशिश नहीं करेगा जो उस सीट पे बैठने के लिए रिक्वायर्ड थी। ठीक ठीक। सेकेंडली, हम उस सीट के ऊपर एक ऐसा आदमी या एक बच्चा या बच्ची को ले आएंगे जो शायद उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। ठीक, इसकी मैं आपको एग्जांपल से एक वाजे करना चाहूँगा, बाकी तो हर एक प्रोफेशन और हर एक पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एक टीचर की पोस्ट भी क्रिएट की गई है, एक माली की पोस्ट भी क्रिएट की गई है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे मुल्क में माली या ये जो हमारा जो तबका हैंड वर्क या लेग वर्क करता है ये मौजूद ना हो तो क्या हो जाएगा। मतलब आप हमारी खूबसूरती मुल्क की जब आते जाते लोगों को देखा जाता है, फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाते हैं, लाहौर को खूबसूरत बनाते हैं, तो इसमें हमारी ये PHA की और बाकी जो इससे एसोसिएटेड इदारे हैं उसकी टीम के जो बेसिक लेग वर्क और लेबर करने वाले लोग हैं उनका अमल दखल होता है। ये असद ये पॉइंट आया है डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन मैं अगेन जजमेंट की तरफ आऊँगा। इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं जैसे अभी खालिद ने बताया वो ये है कि औरत को इस वजह से उसकी नौकरी ले ली गई कि उसने शादी कर ली। पहले उसको जो हुकूक हासिल थे, यानी कि पेंशन के अंदर भी ये बात मैंने पढ़ी है किसी जगह पे कि अगर एक फादर फोत हो गया है, उसकी बेटी जो अनमैरिड है उसको पेंशन में हिस्सा मिलता है, लेकिन जैसे ही वो शादीशुदा हो जाएगी पेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब वो ये कहा जाता है कि जनाब वो लैंग्वेज का भी मंसूर शाह साहब ने इतराज़ किया है कि उन्होंने कहा जी कि लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा था ट्रिब्यूनल सर्विस, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अ मैरिड डॉटर बिकम्स लाइबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड। तो उन्होंने कहा जी एहतियात एक तो लैंग्वेज में की जाए, दूसरा ये है कि शादी होने से उनके हकूक़ जो है वो पैदा या ख़त्म नहीं होंगे। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या कहते हैं? सर अब आप देखें, एक ख़ातून है, उनको पेंशन देनी उनके वालिद की वफ़ात के बाद क्यों ज़रूरी है कि उस शख्स ने डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की खिदमत की है। एक सर्टन पेंशन देने का कंसेप्ट भी क्या है कि एक आदमी 50 साल 60 साल या 30 साल 40 साल अपनी सर्विस के देता है और 60-70 साल की उम्र में जाके आप उसको एक नया काम नहीं सिखा सकते। मतलब वो रिटायर होकर वहाँ पर बैठ के कोई करियाने की दुकान खोल ले, ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा उसको अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट उसकी सैलरी का एक सर्टन परसेंटेज देती रहती है कि जब तक आप जिंदा हैं आप ये पैसे लेते रहें। अब जब अगर वो फोत हो जाए तो देखें, अगर कोई कारोबार कर रहा है, किसी की कोई शॉप है, तो उसके बच्चे जो हैं वो उस शॉप से बेनिफिट लेते रहेंगे। इसी तरह कोई अनमैरिड बेटी भी अपने वालिद की पेंशन से उस वक्त तक बेनिफिट लेती रहे जब तक वो शादी नहीं कर लेती। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी किसी अच्छे घराने में शादी हो गई, वो वहाँ पर आराम से रह रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी एक सर्टन परसेंटेज वसूल कर रही है सिर्फ इस वजह से कि वो एक सरकारी मुलाजिम की बेटी है। तो ये मेरे नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि जब उसकी शादी हो जाए तो बेसिकली ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो उसको ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। तो क्या आप किसी सरकारी अफसर के घर पैदा हो जाएं तो ये आपका राइट बन जाता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं रखना है? कैसे हेल्दी कंपटीशन? ये पॉइंट आ गया खालिद, आप बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। दो बातें यहाँ पे, दो बातें हैं जिनको पैरेलल हमने देखना है। एक तो औरत का तशख़्ख़ुस जो है जी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो डिक्लेयर करने की कोशिश की है। दूसरा वो जो पंजाब के मुताबिक और वहाँ पे भी जो सिविल सर्वेंट रूल्स हैं उसके मुताबिक 17A में वो है कि आप ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो आप राइटफुल हैं विरासत के तौर पे वो नौकरी लेने के। ये दो पर्सपेक्टिव हैं। अब ये तो वाकई जो है ना बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप बतौर वारिस होके तो वो पोजीशन होल्ड करने की कोशिश, ये तो बिल्कुल इलीगैलिटी है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अब दूसरी बात आ जाती है कि यार शादी होना कोई कसूर तो नहीं है।
ठीक। अब शादी हो गई बच्ची की, तो क्या बाप की जायदाद में से उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा? ठीक। कतई नहीं खत्म होगा। ठीक। वो अल्लाह ताला ने वो शरीयत कायम की हुई है, ठीक। वो उसका हिस्सा रहेगा। अगर आप फर्क करें कि एक बाप की औलाद सिर्फ एक बेटी ही है और वो चीज रियायत ले लेती है, तो क्या उससे विथड्रॉ हो जाएगा सब कुछ? ये बिल्कुल, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इस हद तक जो किया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, ठीक। बाकी जो इन चीजों को देखना चाहिए, 212 भी जो है उसको साथ मिला के क्या रिजल्ट निकालते हैं, वो ये बिल्कुल डेफिनेटली इन दो पर्सपेक्टिव को देख के अगर जो कोई होता है। बाकी जजेस के मुख्तलिफ नज़ायर हैं, हर जज का एक अपना नजरिया है। कोई किसी तरह से आ जाते हैं, कोई सिचुएशन को देख के किसी तरह से आ जाते हैं, ये सिचुएशन है इसमें। बिल्कुल ठीक है। मैं असद वापस आपकी तरफ आऊँगा। ये तो एक जजमेंट है जिसके अंदर एक औरत को उसकी शादी की वजह से एक डिस्क्रिमिनेटरी उनके साथ रवैया किया जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट की सतह के ऊपर पॉलिसी आ रही थी। ओवरऑल जो हमारी औरतों का प्रॉपर्टीज़ के अंदर शेयर है, उसको भी वो आधा है, वो तो एडमिटेड फैक्ट है इस्लाम के अंदर जो दिया गया है। लेकिन उसके अंदर भी लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया कि वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर मामलात गड़बड़ हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी बेशुमार जजमेंट के अंदर ये कह चुके हैं अक्सर के जी जनाब सिर्फ बहनें ही अपना जो प्रॉपर्टी में हिस्सा अपने भाइयों को क्यों देती हैं, कभी भाई का भी हिस्सा आना चाहिए, कोई ऐसा भी केस आना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक ऐसी वज़ाइका हेज़ सिचुएशन लगती है कि आज के दौर के अंदर भी हम औरत को इस तरह से समझते हैं कि नहीं ठीक है, बाकी उनके जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं, ऑब्जेक्शन है जिसके अंदर डिबेट की जा सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रॉपर्टी में शेयर्स है उसके अंदर भी हम बतौर सोसाइटी क्यों इतने माइजर नज़र आते हैं? सर बेसिकली अब हिंदू कल्चर की अमेजिश जो है ना हमारे यहाँ, वो अभी तक जा नहीं रही। अगर हम देखें तो हमारे रसूमात, शादी ब्याह, बाकी दीगर तकरीबात, इवन जनाजे वगैरह भी जो हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है उससे। और कुछ चीज़ें कल्चरल होती हैं, मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये चेंज हो सकती थी, हमने इसको चेंज नहीं किया। जो चीज़ें कल्चरली चलती आ रही हैं उन्होंने चलते आना है। और इसमें ये जो प्रॉपर्टी में बेटियों का शेयर की एलिमिनेशन है, ये एक बड़ा फंडामेंटल इशू रहा है और चलता आ रहा है। बड़ा सीधा सा स्टैंस लिया जाता है समटाइम पेरेंट्स की तरफ से भी कि जी भाइयों को दे दिया जाए, जी भाई जो हैं तुम्हारे वो प्रॉपर्टी जो है उसको तकसीम हो जाएगी, प्रॉपर्टी गैर फैमिली में चली जाएगी। भाई ज़मीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बेटी इंपॉर्टेंट है, बेटी गैर फैमिली में दे दी, ज़मीन गैर फैमिली में नहीं जानी चाहिए। प्लस वो एक कंसेप्ट होता था कॉस्ट का या फिर क्लोज फैमिली का कि हमारा गांव है जी, उसके 170 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें से कोई बाहर का बंदा अगर इसको किसी को मालिक बना देंगे तो कोई जैद या बकर किसी दूसरे गांव का आकर उसमें हिस्सेदार बनना शुरू हो जाएगा। तो वो बिफ़ोर टाइम उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस ली हैं और इसके ऊपर जो है वो अब नई कानून साजी भी की गई ख़वातीन के राइट्स के हवाले से। अभी इसके लिए मैं पंजाब गवर्नमेंट की बाकी तो किसी शायद चीज़ से इत्तफाक करूँ या ना करूँ, लेकिन इसका क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए और उनका जो इनहेरिटेंस शेयर है उसको डिटरमिन करने के लिए क्रिमिनल केसेस तक भी इवन अब दर्ज हो रहे हैं। फिर वुमेन ओम्बड्समैन जो हैं वो उन्होंने बड़ी इसमें कोशिश की है और बड़े सीरियसली जो हैं वो केसेस को परसू किया जा रहा है, उनको हिस्सा दिया जा रहा है और दिया जाना चाहिए है। इवन देन जो मज़ेदार बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये डिसाइड किया है कि ऐसी तमाम गिफ्ट डीड्स फ्रॉम द पेरेंट्स जो किसी बेटी के हक को सल्ब करती हो वो इलीगल है, वो अनलॉफुल है और उसकी कोई जो है ना वो अहमियत नहीं है, वो नल एंड वाइड है जी। उस तरह के तमाम गिफ्ट जी जो हैं वो कैंसिल की जानी चाहिए कि माँ या बाप अपनी बेटे को गिफ्ट कर जाए और बेटी को उससे महरूम कर जाए, जिसमें क्लियरली चले हम वो कंसिडरेबल समझ लेते हैं जहाँ माँ अपनी बेटी को गिफ्ट कर दे, बेटा महरूम रह जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हद तक तो गुंजाइश छोड़ दी है। लेकिन इस हद तक कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी अपने किसी बेटे को गिफ्ट कर दी है और उससे स्पेसिफिकली कोई बेटी या बेटियाँ महरूम हो गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई गिफ्ट डीड जो है ना वो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छी बात है। बात बढ़ाऊंगा जी जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे एग्जैक्ट जजमेंट याद नहीं है, 2022 SCMR है, उसमें क्लियर कट कहा गया है कि औरत जो है ना, लड़की, बाप, बेटी, बहन जो है, बेटी, बहन, बीवी जो है, वो ज़िंदगी में ही अपने उस इंसेस्टर जिनसे उनको जायदाद आनी है उनकी ज़िंदगी में ही उनसे जायदाद का तकाजा कर सकती है। और इस हद तक भी सख्ती इख्तियार की गई है इसमें कि उस ज़िंदगी में अगर करेगी तो वो ठीक है, बाद में उसके वो राइट सलब हो सकते हैं। ठीक।
क्योंकि उसको इंश्योर किया गया है कि आप राइटफुल हैं अपने बाप की, अपने भाई की, अपनी जो है वो हस्बैंड की जायदाद से हिस्सा लेने की। दूसरी बात, हज़रत सल्लम ने हज़रत आदम के बाद जो हालात औरतों के साथ थे, कई मामलात में, कई तारीख में कई जगह पे पढ़ा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सल्लम ने औरत के हुकूक बताए थे, औरत को एक मुकाम दिया था, विरासत में उनको हिस्सा दिया था, उसका मुआशरे में मुकाम खड़ा किया था। लेकिन खालिद साहब मिल नहीं ना रहा, वो तो रोज चिल्ला रही है कि नहीं, वो जो चिल्ला रही है ना, मैं माफी के साथ कहूंगा, जो वो चिल्ला रही है ना, वो कुछ और चिल्ला रही हैं। वो कभी आप उनके नारे पढ़ें, उनके उन नारों में मैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं माफी चाहूंगा कि उनके और नारों में वो 9 साल वाली बच्ची वाला वाकया भी, जो कि उनकी उम्र क्या थी और उसकी उम्र हजरत आयशा की क्या उम्र थी, वो भी बात थी। उनका मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वो नहीं है, ये वो हालात नहीं बनने चाहिए। कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं खालिद एक तो बात माननी पड़ेगी कि उसको राइट का जो उसके प्रॉपर्टी के अंदर है वो उसका हम नहीं मानने के लिए क्या प्रैक्टिकल बात आपने अभी कुछ देर पहले की है ना, कि कभी भाई ने बहन को नहीं कहा कि मेरी जायदाद तुम ले लो, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस मामले में हम गरीबुल ज़हन लोग हैं, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा है। आप देखें कि पूरी दुनिया में जो हालात बुरे चल रहे हैं, उसमें उधर भी ये औरत के साथ ये मामलात हैं। लेकिन एक मैं आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताऊं कि पूरी दुनिया तकरीबन, मैं सारी तो नहीं कह सकता, मैं जितना फिरा हूं ना, मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, सारा जो मैंने, यकीन करें, जो औरत की इज्जत यहाँ पे देखी है ना, वो कहीं पे नहीं है। मेरे पाकिस्तान में जो औरत की इज्जत है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। बड़े वो लिबादे ओढ़ के बैठे हुए हैं, बड़ी बातें करते हैं कि औरत को ये मुकाम दें। वो असल में चाह ये रहे हैं कि जो औरत की तजलील वहां पे हो रही है ना, वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामी मुल्क है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे के अपने मुआशरती मामलात हैं, इस्लामी तो हैं ही हैं, मुआशरती मामलात भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने दूसरे मज़ाहब भी यहाँ पे रहते हैं ना, वो इसी अकायद को लेके चलते हैं। वो भी इन्हीं अकायद को लेके आगे चलते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी पूरे कपड़े पहनते हैं, वो पसंद करते हैं पूरे कपड़े पहनना। वो कौन सा मजहब है, क्रिश्चियन है, वो हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, बाकी बुराइयां एक अलग चीज है, लेकिन वो भी अपनी औरत को, उनमें भी शराब हराम है, ठीक, उनमें भी नशा हराम है, उनमें भी औरत की तजलील हराम है, ठीक है। और ये उसका सब वो जो है ना, तस्वीर उसकी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं ना, जो औरत को लेके चल रहे हैं, देखें, मैं बात थोड़ी सारी करना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे कि औरत को जो आपने आज़ादी दे के सबक ले लिया ना, आज जाएं जाके उधर अदालतों में देखें, आपको पता है कि 10 फैमिली अदालतें हैं सिर्फ लाहौर में जो तलाक़ें दे रही हैं, और उन 10 में डेली एक अदालत में 200 केस दर्ज लगा होता है, और उस 200 में से कम 5 केस डिग्री ज़रूर होते हैं, यानी कि खुला ज़रूर मिलता है। अब 10 के साथ ज़रब दें 5 को, 50 केस एक दिन में लाहौर शहर में एक दिन में तलाक मिलती है। अब उसको आप ज़रब दें 1 महीने के साथ कि 125 जो है 1125 जो है वो ज़रब दे तो मेरा ख्याल है वो बनता है। तो उसमें इतनी तलाकें 1000 भी आप लगाएं तो 1 महीने में 1000 तलाक लाहौर में हो रही है। मैं पॉइंट आ गया, आबादी के तनासुब से आप आएंगे बन क्या रहा है। असद की तरफ लेके चलता, असद क्या औरतों को प्रॉपर्टी में अगर राइट मिल जाएंगे तो तलाक जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, या ये उसको आज़ादी देने के लिए उसको आज़ादी देने वाली बात है, क्या है इसको हम क्यों इसके अंदर? ये बिल्कुल आज़ादी देने वाली बात है, और मैं इसको कहूँगा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हो नहीं सकता। देखें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको मिलेगी। देखें, जब किसी के पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, एक औरत है वो मजबूर है इस हवाले से कि वो ये समझती है कि ना उसका, अगर वो चली जाएगी यहाँ से घर से छोड़ के, तो उसको वो बात भी नहीं कर सकती, चूँकि उसके पीछे ना उसके पास ना कोई प्रॉपर्टी में शेयर है, थोड़ा ही सही, कम ज़्यादा, उसके बाद इवन अगर कोई छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, या अगर उसके बाप के घर में उसको ये पता, ये इंश्योर हो जाए कि ये जिस प्रॉपर्टी में मेरा भाई या मेरे भाई रह रहे हैं, इसमें एक कमरा मैं भी बाय लॉ क्लेम कर सकती हूँ, मैं वहाँ जाके रह सकती हूँ, तो वो क्यों जुल्म बर्दाश्त करेगी। और जब हस्बैंड को ये बात पता होगी, मैं इसका अदरवाइज इम्पैक्ट देखता हूँ, हस्बैंड को ये पता होगा कि ये बेसहारा नहीं है, मैंने इसके साथ जो मर्जी करें, मैं इसके साथ जैसा मर्जी सलूक कर लूँ, इसके पास मेरे अलावा ये नहीं है कि मैं ही इसको छत देने वाला हूँ, इसके पास इसको अल्लाह ने शरीयत के मुताबिक ऐसा शेयर इसकी बाप की प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि ये छत छुपाने को इसके पास जगह है।
सर हम ना वकील हजरात जो है ना, जो हमारे यहाँ वैसे तो सोशली हमारे बारे में ये सोचा जाता है कि जी मतलब हम थोड़ा सा कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड पीपल होते हैं जी, हम लड़ते हैं, हमारे लड़ाई की शरह बड़ी है, हम बात कुछ इस तरह से घुमा फिरा के करते हैं। बट एक बात मैंने अपने वकला हजरात में देखी है कि हमें फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हम सबसे ज़्यादा आज़ादी देने के कायल होते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन को राइट्स देने के कायल होते हैं। हम सारा दिन अदालतों में खड़े के तबीयत में बात बिल्ट होनी शुरू हो जाती है ना, जब आप रोज़ एक ही बात बार बार अदालत में कर रहे हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स दिए जाएँ, औरत को ये जायदाद में हिस्सा दिया जाए, ये किया जाए। तो मेरे नज़दीक ख़वातीन को जो इज़्ज़त, जिस तरह गुमन साहब ने भी कहा, मैं एग्री करता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आपको इस्लाम ने दी है ना सर, वो किसी ने नहीं दी। मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुई जिस वजह से प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन औरत को इज़्ज़त भी हमने दी, औरत को हकूक़ भी इस्लाम ने दिए और औरत को आज़ादी भी हमने दी। और जितनी आज़ादी इस्लाम ने दी, इससे बड़ी क्या हो सकती है कि हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं वो शादी से कबल भी कारोबार किया करती थी। वो तो मैं आप अगर सर एक्चुअल हिस्ट्री अरब की उठाकर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो एक बहुत रॉयल लेडी थी। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो है वो बेपनाह दुरूद व सलाम जो है वो हम उन पे भेजें। सर वो तो एक रॉयल वेडिंग थी और एक रॉयल, एक शहज़ादा जो क्रैश के शहज़ादे थे उनकी एक बहुत बड़ी कारोबारी ताजिर खातून से शादी हो रही थी, उन्होंने खुद अपना पैगाम भेजा। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि उन्होंने खुद भेजा। इससे बढ़कर हमारे पास सर एग्जाम्पल नहीं है। फिर देखें, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि रब ने कैसे कैसे मामलात हमारे सामने पेश कर दिए कि हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी को रेफरेंस लेने की। फिर जब बेटी की शादी हुई तो वो कितनी सादगी से हुई, मतलब सादगी की भी हद इधर भी ख़त्म कर दी और उधर भी ख़त्म कर दी। जहाँ दरमियान में आपका फाइनेंशियल स्टेटस मैच होता है वहाँ आप कर लें। पॉइंट आ गया नाज़रीन। बेशक इस्लाम के अंदर अगर इंसान हुकूक दिए गए हैं ख़वातीन को, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्शन या मामलात यहाँ पे आकर ख़राब होते हैं कि जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो तनकीद इस्लाम पे नहीं की जा सकती, तनकीद उस शख्स पे की जा सकती है जो शायद उसका इतलाक़ नहीं होने दे रहा, उस भाई पे की जा सकती है कि जो आप बतौर मुसलमान होने के या दावादार होने के बावजूद जो है वो अपनी बहन को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दे रहा। हकूक़ मौजूद है, सिर्फ इतलाक़ का मसला है और हमारे अदालती निज़ाम को भी शायद एक्सपेडाइट होना पड़ेगा इस मामले में। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं और इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी प्ली फाइल कर दी है कि 190 मिलियन जो केस है उसको जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। असद, आपसे मैं इस टॉपिक का आगाज़ करना चाहूँगा। ये तो खान साहब की तो लग ही जाएगी, एक आम शख्स जो है उसकी तो बेचारे की बारी नहीं आ रही। डिले इतना ज़्यादा अदालतों के अंदर हो गया, क्यों हम पाइल अप करते जा रहे हैं केसेस, क्या वजह होगी? सर कुछ प्रोसीजरल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द अदर डे भी आपके प्रोग्राम में इस पर काफ़ी लंबी डिबेट हुई कि अब किस तरह से हम अदालतों का लोड रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर सीरियस इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये बल्कि हंगामी बुनियादों पे इस पर कोई कमेटी बननी चाहिए जिसमें वकला हज़रात को भी नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। नए आइडियाज़ को देखा जाना चाहिए कि किस तरह से हम इस बात को मैनेज कर सकते हैं कि हम अपना जो अदालतों का वक्त है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। कोर्ट है ना, अगर लाइक फॉर एग्जांपल हमारे हाई कोर्ट के 50 जजेस अगर काम कर रहे हैं और उनमें से रोज़ वो 10 घंटे काम करते हैं, तो जो हमें एक दिन में उनके 500 घंटे मिल रहे हैं सर, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए। अभी आपने बताया एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, आप खुद देखें कितनी CMs फाइल करते हैं हम, बेबहा CMs फाइल होती हैं जिसके लिए वकील भी जाता है, अपोनेंट पार्टी को भी नोटिस होता है, वो भी जाती है कोर्ट में पेश। इस तरह के मैटर्स के लिए आप एडिशनल रजिस्ट्रार्स को रख लें, वो दिन में बैठ के हेयरिंग कर दें। अर्ली हेयरिंग ही लगानी है ना, डिसेंट्रलाइज करना है। मुझे तो आज तक, मैं तो मेरी प्रैक्टिस में शायद हो सकता है कोई कमी हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा आज तक मैंने कभी एक डॉक्यूमेंट्स की CM फाइल की और जज ने कहा कि हम इसको रिकॉर्ड पे नहीं लेके आना चाहते आपके डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर इसको लगाने का समझ नहीं आती ना, इसका कोई पर्पस समझ नहीं आता कि जी आप उसको फिक्स करते हैं, कोर्ट में उसकी हेयरिंग कॉल होती है, हम पेश होते हैं, हम बताते हैं कोर्ट को, वो कहते हैं जी अलाउ। अच्छा, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जिन्होंने कहा है जी डॉक्यूमेंट्स की और अर्ली हेयरिंग की CM कॉल नहीं होगी जी, वो आपकी होगी। तो फिर इसको अगर हम देखें, इतने रजिस्ट्रार्स हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार्स हैं जो कि खुद जजेस हैं, और ये 2B जजेस हाई कोर्ट के जजेस हैं, मतलब बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो एडिशनल रजिस्ट्रार रहे, उसके बाद वो रजिस्ट्रार बने और उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी जज बने।
ठीक है, जिसकी मिसाल अभी मैडम भी हैं, जो मैडम साहबा जो रजिस्ट्रार से अभी आई हैं, अबरगुल साहबा जो रजिस्ट्रार आ गई हैं। इसी तरह एडिशनल रजिस्ट्रार अगर ये छोटी मोटी एप्लीकेशंस को जो प्रोसीजरल हैं, ऑब्वियसली वो मेरिट तो केस के डिसाइड नहीं कर रहे ना, प्रोसीजरल एप्लीकेशंस के लिए आप छोटे छोटे बेंचेस बना दें, हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार बैठा हो। अच्छा, ये प्रैक्टिस कराची में किसी दौर में होती थी कि जो प्रिलिमिनरी एडमिशन है वो आप रजिस्ट्रार के पास जाके करवाते थे, एडिशनल रजिस्ट्रार के पास, वो भी जज बैठा हुआ है, वो बैठ के रजिस्टर कर लेगा आपका केस, नोटिस कर देगा, नोटिस शोटस हो जाए, उसके बाद पार्टीज अब आ जाए तो ऑनरेबल, यहाँ ऑनरेबल जजेस क्या कर रहे हैं, केसेस को सुन रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं। अब एक जज जो है सर, उसका आप देखें कि वो पंजाब गवर्नमेंट को कितने का पड़ता है, फेडरल गवर्नमेंट को कितने का पड़ता है, उसके अगेंस्ट उसका वक्त कितना कीमती है, और हमने उसको सर CMAs लगा के तो जो है ना वो टाइम। बड़ा अच्छा पॉइंट है खालिद, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। अरगुन साहब, ये बात तो ठीक है, अगर प्री रेस्ट बेल होनी है जो होनी है तो उसके अंदर वो जो है वो किया जाए, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे यहाँ पर जो है नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पर छोड़ा था। खालिद साहब, आप बता रहे थे कि ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, इसको आगे भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये CMs का फाइल होना, ये चीज़ें क्या हमारा प्रायोरिटी में नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसी कोई कानून साजी की ज़रूरत है, क्या वजह है? देखें, मैं ना थोड़ा सारा बैकग्राउंड पे, जिस तरह असद भाई ने, बैरिस्टर साहब ने बताया, थोड़ा सारा बैकग्राउंड पे आऊँगा। 2013 से लेके आज तक ना, 2021 तक जो कुछ अदालतों ने खिलवाड़ किया है ना इस मुल्क के साथ, जो आप समझते हैं कि सिर्फ हायर और सुप्रीम को एपेक्स कोर्ट्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस के साथ इंगेज रहे हैं, ठीक है। जो फिर हालात हुए हैं इस मुल्क के साथ आम आदमी के साथ के 17 साल बाद उसको बरी किया है तो पता चला है कि वो आज से 8 साल पहले फांसी लग चुका है, ये भी केसेस हुए हैं जी आप जानते हैं उस चीज़ को। अभी भी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक मामला ऐसा था कि जिसमें बिल्कुल पैटी मैटर था और वो बंदे के ऊपर जो कसूर जो है वो बन ही नहीं सकता था, उस पर वो जो बातें थी वो आर्गूमेंट्स में साबित हुआ कि वो उसमें आए नहीं थे, तो वो बेचारा 22 साल की सजा भुगत के तो घर गया, कहता जी अब मैं किसको मिलूँ, क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ये चीज़ें हमने देखी हैं। इसकी नज़र को देखते, उसी की नज़र में प्रैक्टिकली आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, अहसन भून साहब ने, बाकी जितनी पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ मीटिंग में जो चीज़ें तय की गई कि अदालती सिस्टम को बेहतर बनाना है, असल में हमारे ट्रायल कोर्ट्स का मसला नहीं है। वो तो बेचारे विद इन टाइम अंडर प्रेशर होके या फ्री ऑफ मतलब अपने फ्रीलांस जो काम कर जाते हैं, फैसला कर जाते हैं, आगे आके हम फंसते हैं एपिलेट्स में। एपिलेट ट्रिब्यूनल जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, वो आके बंदे को हैंग ऑन करती हैं। किसी की सस्पेंशन पेंडिंग है, किसी का कुछ पेंडिंग है, किसी की फाइनल आर्गूमेंट्स पेंडिंग है, तो वो साल हर साल आज भी यहाँ पे 2018-19 की क्रिमिनल अपील्स चल रही हैं, 19-20 की। ये एक इंतहाई मज़हक के खेज बात है। अब देखें ना जी, अब खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है बकौर, अब वो खुद कहते होते थे आम आदमी जेल में ये करे तो वो खास आदमी ये करे, उनको राइट है उनका अर्ली हियरिंग फाइल करना, कोई शक नहीं, मैं कतई नहीं कहूँगा कि वो, लेकिन इस फोरम को देखना यही है कि क्या जो ये कहते थे उसके पर्सपेक्टिव में इनके वो बात बनती है कि नहीं बनती, कि आम आदमी या खास आदमी में फ़र्क को कैसे एनलार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कसूर है आम आदमी का, क्या इनसे पहले लीडर्स को चाहिए कि पहले अवाम का भला करे? नहीं, लेकिन अभी तो खालिद हमारे पास चीज़ें हैं। अब आप क्या सजेस्ट करते हैं या क्या एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहस तो बहुत हो चुकी, चीज़ें डायग्नोज भी हो चुकी, पता भी चल गया ये मामला। प्रोसीजरल जो चेंजेस 26 तरमीमें आई हैं वो इसीलिए तो आई हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जिसमें ये पॉलिटिकल, जिसमें 184 199 को किया जाना है, उनके बेंचेस ये अलहदा बना दिए गए हैं। और जो आम दूसरे केसेस हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पब्लिक लिटिगेशन है, उसके लिए बेंचेस ही अलहदा कर दिए, उनका सेटअप ही अलहदा बना दिया गया। इसका मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, चीजें अलाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ लीडरशिप को अंदर अवाम के साथ रहना चाहिए, उनके साथ टाइम देना चाहिए कि भाई आप अंदर हो, मैं भी अंदर हूँ, बिल्कुल पॉइंट मिसाल बनना चाहिए। असद, आपने अब देखा कि मसला ये है कि क्रिमिनल अपील हम फाइल करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे, या हम उसको अपोज कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर और जो है ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाता है कि जनाब ये तो अब लगनी देर से, मगर कोई इसके अलावा ग्राउंड हो या ना हो,
तो ये एक बड़ा प्रोसीजरल बेनिफिट मिल जाता है। एक बैंक के केस में पेश हुआ तो ऑनरेबल बेंच ने कहा कि भाई ये तो लगनी है आपकी 25 की 24 की अपील है, ये तो जाके लगे 27-28 पे, तो मैं बंदे को अंदर रख के अपने ऊपर की वो बात ठीक कर रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा एक चीज़ है कि हम उसको ठीक ही नहीं कर पा रहे। सर बेसिकली तो अभी भी हाई कोर्ट में रिसेंटली जो 12-15 जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, पहले जब वकला हज़रात से लिए गए और फिर जो सेशन जजेस हैं उनमें से जो इस काबिल थे कि उनको हाई कोर्ट में एलिवेट किया जा सके, वो पूरी एक्सरसाइज की गई। इसके बावजूद अभी भी हाई कोर्ट में गालबन कोई दर्जन के करीब सीटें जो हैं वो खाली हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे कम्पिटेंट जज वकला हज़रात और जजेस अभी भी मौजूद हैं जिनको वो दी जा सकती है। गवर्नमेंट के पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कोर्ट रूम्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप हाई कोर्ट की तकरीबन गालबन 60 के करीब टोटल सीट्स हैं जजेस की जो हाई कोर्ट हो, इसके अलावा हाई कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो एडहॉक जजेस भी अपॉइंट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ फिनोमिना जो है वो ज़ेरे गौर लाया जाए कि हाई कोर्ट को उसकी फुल जो है फुल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाए, पॉइंट आ गया। इसके बाद भी सर कोई तकरीबन ये कुछ 2-4 साल लगेंगे, जिसके बाद हम कम से कम साल बाई साल पे आ जाएंगे कि अगर अच्छा पॉइंट आ गया। अपने टाइम की कमी है, खालिद मुख्तसरन क्यों नहीं हम फिर पॉलिटिक्स में हैं, अपॉइंट कर दें जजेस, जिस जो भी करना है कम से कम डिसाइड देखें। अभी आपने लाहौर हाई कोर्ट में 13 जजेस को लिया है, तो अभी भी नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। और मुखालफिन जो हैं क्या वो स्ट्राइक्स करवा रहे हैं। आज उनके कोई 1-2 लोग जीत गए हैं तो अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, तो वो स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं इसी बात पे कि आपने अपॉइंटमेंट्स क्यों किए हैं ये। ठीक है, क्या वो इस काबिल नहीं थे जजेस? क्या वो जो पैरामीटर्स बिल्ड किए गए हुए हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए गए हुए हैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, वो पूरे नहीं किए गए हैं? ठीक है, तो बस सिर्फ एक बंदे की जिद है, एक ग्रुप की जिद है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है उसकी जिद है कि आप क्यों, बस ये वो एक सेटअप तोड़ा गया है। पीछे 25 साल का एक ऑफिस का सेटअप था, वो टूटा है। आज अवाम में अवामी लोग आए हैं, जिस जात का कोई बाप जज नहीं है, जिस उम्मीदवार का कोई रिलेटिव फौजी नहीं है या सियासतदान नहीं है, उसको उन्होंने आज जज बनाया है, तो आज ये तकलीफें उठ रही हैं। पॉइंट आ गया। ना सिर्फ कुछ भी हो, हमें जो है वो आम एक लिटिगेंट जो है, आम जो शख्स जो पाकिस्तानी है, जो इस मुल्क को टैक्स पे करता है, जो पालता है निज़ाम को, उसका भी देखना चाहिए। सियासत की नज़र ये अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में प्रोग्राम जो है वो आप देखते रहेंगे और नए इशूज़ को जो है वो सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। अगले एपिसोड से खिदमत होते हैं। थैंक यू वेरी मच।